हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे अपने चैनल पर, हम अपना क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर देख रहे थे, भारत में खाद्य सुरक्षा, जिसकी 2 वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। आप उनको देखने के बाद अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा चैप्टर में हम कैसे, कौन सा टॉपिक हमने कब कराया है ना। तो हमने क्या क्या करा दिया है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए हमने क्या क्या कराया था। अवलोकन में पढ़ाया था हमने, है ना, कि अवलोकन में खाद्य सुरक्षा में और खाद्य के वितरण में कैसे जो हमारी सरकार होती है कैसे उसको सुरक्षित रखती है। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य की सुरक्षा क्यों आवश्यक होती है, खाद्य सुरक्षा क्यों, है ना, ये कुछ एक तरह से डेफिनेशन दी हुई है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, कोई भी जैसे आपदा आती है तो खाद्य सुरक्षा को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे प्रभावित होती है वो। जब खाद्य सुरक्षा, जब कोई हमारा हमारी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम लोग, जब सरकार कैसे उन लोग तक खाना पहुंचाती है, तो खाने को सेव करके रखेगी या फिर जो अनाज होगा उसको सेव करके रखेगी, तभी तो पहुंचा पाएगी ना किसी भी आपदा के समय। ये सब इसमें देखा गया है। फिर क्या था, ये हमारा एक बंगाल का भुखमरी दिखाई गई थी कि बंगाल में बहुत बड़ी भुखमरी आई थी 1943 में, है ना। तो इसमें भी कैसे सरकार ने हेल्प करी थी। और ये एक हमने ये देखा था अपना, ये एक डाटा देखा था कि किस ईयर में कितना एक्सपोर्ट किया गया था, कितना इंपोर्ट किया गया था और कितना उत्पादन हुआ था। ठीक है, और आगे हम देखते चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये खाद्य असुरक्षित कौन है, जो खाद्य से असुरक्षित लोगों के बारे में देखेंगे, है ना। चलिए, इसका हमने थोड़ा सा अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, आगे हम इसमें देखते हैं। देखो, यदि भारत में क्या होता है, एक सेकेंड, इस पर हम थोड़ा सा, यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। ओके, देखिए, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है और जिसके पास थोड़ी बहुत भूमि है ना, उन लोगों को भी इसमें काउंट करा गया है, जो कि खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित माने जाते हैं। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी लोग जो होते हैं। निराश्रित मतलब जो किसी पे आश्रित नहीं है, जो उनको भी बहुत ज़रूरत है। भिखारी जो होते हैं, इन सबको क्या होता है, खाने की ज़रूरत होती है, जो कि सरकार का दायित्व है कि इन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए। ओके, देखिए, शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं। शहरी क्षेत्रों के दिखाए गए हैं जो खाद्य से असुरक्षित हैं, वे परिवार जिनके कामकाजी सदस्य जो होते हैं प्राय कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ठीक है, जो अनियमित होता है ना, एक प्राइवेट टाइप से, जो कि कभी भी प्रॉब्लम आती है ना उसमें, तो अनियमित बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है, वो बाज़ार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे होते हैं। जो ये लोग होते हैं ना, मौसमी कार्य में लगे होते हैं। अब आप देखो, जैसे किसी उसको देख लो, मज़दूर को देख लो, उनको भी तो एक टाइम में मज़दूरी और काम मिलता है। जब वो मौसम ख़त्म हो जाता है तो उनको काम नहीं मिलता है और उनको इतनी कम मज़दूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं, है ना। इनको बहुत प्रॉब्लम है। इनको क्या होता है, इनको खाद्य असुरक्षित लोग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक रामू की कहानी दी गई है, इससे भी आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में पता चलेगा। देखिए, रायपुर गांव में रामू क्या करता है, एक रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। खेतीहर अनियमित रूप से यानी कि मौसमी रूप से, जैसे जब मौसम है, जब काम चलेगा तो वो काम करेगा। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ
1,000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे कभी बहुत कम उम्र के और वे खेत में काम नहीं कर सकते थे। छोटे बच्चे थे, वो काम नहीं कर सकते थे। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती थी। उसकी जो पत्नी थी वो भी काम करती थी, सुनहरी सफाई का काम करती थी, गोबर हटाने का काम करती थी, वो भी कभी कभी करती थी। मतलब वो भी उसका कोई रूटीन का काम नहीं था कि उसको पैसे मिलें। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता था। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती थी और उनकी आमदनी बढ़ जाती थी। कृषि एक मौसमी कार्य है। कृषि क्या है? एक मौसमी कार्य। और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता था। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता था। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिलता था। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल होता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य के मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो रामू ने जितना काम किया वहाँ तक उसको वेतन मिला, और जहाँ वो काम नहीं किया तो क्या हुआ, उसे खाद की असुरक्षा से जूझना पड़ता है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या अहमद की कहानी दी गई है इसमें। ओके, आगे हम देखेंगे अहमद की कहानी को। अहमद की कहानी में हम क्या देखेंगे? अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये किसी से रिक्शा चलाने से वो अपनी आय को इकट्ठा कर रहा है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा भी लेता है। कुछ दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड है ना। इस कार्ड का क्या नाम है? पीडीएस। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमतों से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। जो इसका जो कार्ड है ना, पीडीएस कार्ड, इसे क्या करता है वह बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त करता है चीज़ों को। वह अपनी मासिक भंडार इस विशेष दिन खरीदता है। वह अपना मासिक भंडार क्या करता है? उसी दिन खरीदता है ना, जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस आपको अगर जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम ना, इसमें कोई भी अगर जो वर्ड्स आते हैं ना वो समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है मैम। ओके, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आप अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो आपके जो चैप्टर में ना जो वर्ड्स हैं ना बहुत ही ईजी हैं, सब समझ आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो क्या कर रहा है? ये पूरे परिवार को पाल रहा है। जहाँ ये अकेला ही कमाता है और क्या है, ये रिक्शा चलाता है ना। आपने देखा था ना कि इसकी कैसे आय होती है। तो इसको सरकार ने एक पीडीएस कार्ड दिया है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को कार्ड दिया है, जिससे कि ये अपने जो राशन है महीने का वहाँ से खरीद सकते हैं बहुत ही कम दामों पर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। आगे का चैप्टर हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
तब तक आप ऐसा करिए, आप लोग ना अपनी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अपने प्लेलिस्ट देख लोगे ना इससे पहले के जो चैप्टर्स कराएँ हैं, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। अभी तो फिनिश नहीं होगा, अभी तो चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, तो धीरे धीरे हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने इस वीडियो को शेयर करो, ओके, और अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग सब एक कम्युनिटी में मिलकर पढ़ सको। ठीक है, चैप्टर को आप लोग समझ सको। ठीक है, ओके, बाय। अपना ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए।